के लिए एक और नया टॉपिक, मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ हत्या। अब ये जो टॉपिक है आपको पता होना चाहिए कि जीएस के फर्स्ट इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स तथा जीएस के थोड़ा बहुत 2 और हल्का सा कहीं ना कहीं एक एथिकल इशू भी आ जाता है, तो जीएस 4 से भी इसको हम लिंक कर सकते हैं। स्पेशली जो ये टॉपिक रहेगा वो जीएस 1 का रहेगा और थोड़ा सा इसमें जीएस 2 और जीएस 4 भी है। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में तैयार करते हैं कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग पर अगर आपसे स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में या फिर किसी स्टेट पीसीएस में मॉब लिंचिंग पर अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि आखिर में मॉब लिंचिंग होती क्या है, और इस चीज़ को जानने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम मॉब लिंचिंग के टॉपिक को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा, दूसरे स्तर पर हम जानेंगे इसके कारण, तीसरे स्तर पर इसके द्वारा क्या कोई प्रशासन के लिए चुनौती पेश की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि मॉब लिंचिंग इतनी बड़ी घटना है कि उससे कोई प्रशासन के लिए चुनौती पैदा होती है। इसके अलावा इसके 2 डायमेंशंस, इसके 2 आयाम हम पढ़ेंगे, और आयाम में हम पढ़ेंगे इसके एक पॉजिटिव आयाम, दूसरा नेगेटिव आयाम, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आयाम के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसकी रोकथाम, हम किस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशंस। इन सारे डायमेंशंस को कवर करने के बाद आप एक अच्छा आंसर्स भी लिख पाएंगे, और न केवल आप एक अच्छा आंसर्स लिख पाएंगे, अगर आपको इस पर कोई ऐसे भी अगर आपको टैकल करने के लिए मिलता है तो आप उसको भी आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि अब हमारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम पूरा का पूरा आखिर हम इसे किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, एक कहावत है कि राज्य को उचित हिंसा तथा समाज को शून्य हिंसा का सहारा लेना चाहिए। अब इस चीज़ से आपको पूरा का पूरा मॉब लिंचिंग का सिनेरियो समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन होगी कि किसी वास्तविक, परिभाषा में अगर मैं बात करूं तो किसी वास्तविक या कथित अपराध के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर भीड़ द्वारा सजा के रूप में किसी की या तथाकथित पीड़ित की हत्या कर देना मॉब लिंचिंग कहलाता है। ये इसकी आप एक परिभाषा के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार आप देखेंगे कि लगभग कोविड से पहले 2019 में 11 राज्यों में एनसीआरबी के पास लगभग 100 से ज़्यादा घटनाएं रिपोर्ट हुई। उन घटनाओं में यूपी, राजस्थान, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, एमपी, राजस्थान जैसे राज्य
शामिल थे। अब इतना जब हम लोग समझ लिया ये सारी चीज़ें कि ये आखिर न्यूज़ में क्यों है और इसकी परिभाषा क्या है, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा जो सेक्शन था जो हमें पढ़ना था इसमें इसके कारण। अब इसके हम कारणों में बात करेंगे। तो इसकी जो कारणों में कुछ जो बेसिक कारण होते हैं वो आपको पता है, गौ हत्या, दलित उत्पीड़न, बच्चा चोरी, इसके अलावा मानव तस्करी। बच्चा चोरी के साथ साथ हम इसको एक चोरी ब्रॉड डायमेंशन में ले सकते हैं कि चोरी, बच्चा चोरी, दुष्कर्म। दुष्कर्म के अलावा अगर हम बात करें तो मवेशी चोर, कोई मवेशी चोर रहा था। फिर इसके अलावा एक और नया कारण आप लोगों ने देखा होगा, बेअदबी, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी या फिर इष्ट देवों की बेअदबी। आप लोगों ने देखा होगा अभी किस तरीके से पंजाब में या फिर हमारे राज्यों में किस तरीके से इष्ट देवों की बेअदबी होती है, मंदिरों तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो ये बेअदबी भी इसका एक कारण कहीं ना कहीं रहा है। तो ये जितने भी कारण हैं ये सारे कारण भीड़ में एक भय क्रिएट करते हैं। और ये जो इन कारणों से जब भीड़ में भय क्रिएट हो जाता है तो कुछ कारण सहायक कारण के तौर पर काम करते हैं। सहायक कारण के तौर पर अगर हम लोग देखें उसमें अगर सबसे पहले आप सहायक कारण के तौर पर आप देखें तो रिवर्स विक्टिमहुड। रिवर्स विक्टिमहुड यानी कि एक रिवर्स विक्टिमहुड को अगर आप समझना चाहें तो कि जैसे मैं किसी दिन ऑटो से जा रहा था और मेरा पर्स चोरी हो गया था, लेकिन जब नेक्स्ट डे मैंने देखा कि किसी बस स्टैंड पर या किसी एक सामाजिक स्थान पर किसी एक जेब कतरे को पकड़ लिया गया है तो उसकी भीड़ द्वारा पिटाई की जा रही है। और उस भीड़ की पिटाई को जब मैंने कारण जाना कि ये जेब कतरा है या पॉकेट मार जो है उसकी पिटाई भीड़ कर रही है, तो इस जेब कतरे से इन लोगों से मेरा भी एक ऐसा भय या फिर मैं भी विक्टिम रहा हूँ क्योंकि मेरा भी पर्स चोरी हुआ था, तो फिर मैं भी इसको मारता हूँ। किस कारण से? क्योंकि मैं एक समय पे विक्टिम था। जब मैं एक समय पे विक्टिम था तो मैं बदले की भावना से इस पर एक्शन लेता हूँ, इसको मैं भी आज सीखता हूँ। ये रिवर्स विक्टिमहुड है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम कारण बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हेट क्राइम एक्ट। कोई कानून का अभाव नहीं है, फिलहाल कानून का अभाव है। इसके अलावा जनता का प्रजातांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कम हो रहा है, भरोसे में कमी। इन देखिए हमारे पढ़ाने में अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग ध्यान रखिए कि इसका मतलब है कि कमी। ये कुछ सिम्बल्स हैं, अगर ये यूज़ किया जा रहा है तो मतलब वृद्धि। ये कुछ सिम्बल्स हैं तो कमी हो रही है। अब देखें कमी किस तरीके से हो रही है, तो प्रजातांत्रिक संस्थाओं में आप देख सकते हैं पुलिस, उन्हें भीड़ को पता है कि पुलिस लेके जाएगी, ये आरोपी छूट जाएगा। जुडिशरी पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है कि किस तरीके से मतलब लंबा केस चलेगा, सबूत होंगे तब जा करके उसको सज़ा मिलेगी। ये एक अन्य कारण है जो मतलब जनता को मॉब लिंचिंग के लिए प्रेरित करते हैं। अब इसके बाद दिन प्रतिदिन के हादसे, जो मैंने रिवर्स विक्टिमहुड में आपको बताया था कि दिन प्रतिदिन के हादसे, अब दिन प्रतिदिन के हादसे कैसे, जो मैंने वही आपको रिवर्स विक्टिमहुड में समझाया था, ऑटो वाला। ये दिन प्रतिदिन के हादसे ही तो हमारे अंदर ये चीज़ें डेवलप करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हिंसा से समाधान निकालने का विचारधारा। हिंसा से समाधान की विचारधारा हमारे अंदर डेवलप हो रही है कि हमें हर चीज़ हिंसा से चाहिए। नेक्स्ट कुछ सहायक कारण है, राजनेताओं द्वारा ऐसे अपराधियों का महिमा मंडन। अब इन अपराधियों के महिमा मंडन में आप देखेंगे कि किस तरीके से, हम स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ आरोपी थे जिनसे कुछ पॉलिटिशियन लोग मिलने गए थे। आप लोगों को याद आ रहा होगा, जेल में मुलाकात हुई थी, जेल से छूटने के बाद बाकायदा उनके माल्यार्पण हुआ था कि जैसे पता नहीं उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया हो।
ये सारे कारण एक कैटलिस्ट के तौर पर या फिर मैं कहूँ उत्प्रेरक के तौर पर काम करते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद, कारणों के बाद, अब हम लोग आते हैं कि क्या ये मॉब लिंचिंग जो है वो प्रशासन के लिए कोई चुनौती बनती है, इससे क्या चुनौती है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके से ये चुनौती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप देखें तो ये विधि के विरुद्ध है, कानून के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। कानून के अलावा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 इन फंडामेंटल मूल अधिकारों के खिलाफ है। यानी कि मूल अधिकारों की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। आर्टिकल 25, 28 का उल्लंघन है, यानी कि जो आपके रिलीजियस, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका उल्लंघन है। और कुल मिलाकर के मैं कहूँ तो एक तरीके से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, यानी कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है। अब इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं और क्या क्या इसके इश्यूज़ हैं, नेक्स्ट इशू है आपका प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। ये किस तरीके से ये प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है, आप देखिए। प्राकृतिक न्याय के खिलाफ, प्राकृतिक न्याय क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने, चाहे वो आरोपी हो या ना हो, तथाकथित आरोपी व्यक्ति को जिस पर आरोप आपके अकॉर्डिंग उसने आरोप किया है, जब तक उसका पक्ष ना सुना जाए, जब तक उसके खिलाफ प्रॉपर सबूत ना हो, जब तक उस पर उसका जुर्म साबित ना हो जाए, उस व्यक्ति को आरोपी नहीं कहा जा सकता है। ये चीज़ ही किसी व्यक्ति को आरोपी तय करती हैं। क्योंकि आप देखिए क्यों हम इस समाज में ऐसे दोहरे मापदंड लागू कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के लिए, राजनेताओं के लिए अगर हम देखें तो किस तरीके से हम इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं। अगर उन पर कोई आरोप लग जाता है तो हम इन तीनों चीज़ों का मजबूती से साथ लेते हैं कि भाई उसका पहले पक्ष सुना जाएगा, सबूत देखे जाएंगे, जुर्म साबित होगा, तब उसको आरोपी कहा जाएगा और तब उस पर बैन लगाया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। और यहाँ हम उसको डायरेक्ट सज़ा दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, बिना तर्क के हिंसा, आपने मतलब पूछा नहीं, किसी ने पक्ष जाना नहीं और हिंसा हो गई। और ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो कानून और संविधान, इसकी तो खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं। अगर कहीं भी मॉब लिंचिंग होती है तो कानून और संविधान का उल्लंघन है। अब इस तरीके से आपने ये प्रशासन के लिए चुनौती किस तरीके से बनता है वो वाला पक्ष देख लिया। अब तीसरे स्तर पर अगर हम लोग आते हैं कि तीसरे स्तर पर अगर हम लोग देखें कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। अब सकारात्मक प्रभावों में हम लोग चर्चा करें। अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये मॉब लिंचिंग के भी कोई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, ये तो अनैतिक घटना है, क्या अनैतिक घटना के भी सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। किसी भी घटना के दो डायमेंशन होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभावों में देखें तो हम कृत्य की तुरंत उस व्यक्ति को सज़ा मिलती है। मान लीजिए कि उसने बेअदबी की है, या किसी ने बलात्कार किया है, या किसी ने चोरी की है, तो कृत्य की उसे तुरंत सज़ा दी जा रही है। दूसरा, आरोप की कबूल दर इन द सेंस कि उसने आरोप कबूल किया है अपना, कि हाँ भाई मैंने आरोप किया है, वो अपने आरोप को कबूल रहा है, आरोप के कबूल दर में वृद्धि होती है। और जब भीड़ इकट्ठा होती है तो वो अच्छे कानूनों के निर्माण की दिशा तय करती है। अच्छे निर्माण के कानूनों की दिशा किस तरीके से, आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। कौन सा वाला? देखिए, अन्ना हज़ारे जो मूवमेंट था दिल्ली वाला, उसने देखिए किस तरीके से लोकपाल बिल लाने के लिए प्रेरित किया सरकार को। दूसरा, 2012-13 में निर्भया जो कांड हुआ था, उसमें भीड़ कितना अहिंसक हो गई थी, या भीड़ कितना उत्तेजित हो गई थी, इसी निर्भया कांड की वजह से, या इस निर्भया घटना की वजह से एक कानून आया था जिससे पूरा का पूरा डेटरेंस क्रिएट हुआ था, पॉक्सो जैसे कानूनों में अमेंडमेंट हुआ था। तो कहीं ना कहीं अच्छे कानूनों की तरफ ही हमें ये भीड़ लेके जाती है। लेकिन इसके ये फ़ायदे तो हैं, लेकिन ये फ़ायदे कोई ज़्यादा अच्छे फ़ायदे नहीं हैं। अब इसमें हम लोग बात करें कि आखिर में इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं। नकारात्मक प्रभाव में अगर हम लोग बात करें,
इसके नेगेटिव प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, यानी कि नेगेटिव चीज़ें इसकी क्या क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है आपका, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें समाज में टूटन, समाज में टूटन, समाज में टूटन किस तरीके से, सांप्रदायिक टूटन। सांप्रदायिकता एक तरीके से आप देखिए कि कैसे आज मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अखलाक जैसे मुद्दे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखलाक इशू, चाहे ये यूपी का हो, राजस्थान में अगर हम कालू का इशू पढ़ें, किस तरीके से इन लोगों की भीड़ के द्वारा पीट करके हत्या कर दी गई। आखिर ये दोषी थे या नहीं थे, ये एक प्रश्न अलग है, उसकी एक प्रक्रिया है, लेकिन इनकी हत्या की गई। इससे कहीं ना कहीं समाज में टूटन आई, सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई। दूसरा, अब जब समाज में टूटन आएगी तो समाज में हिंसक माहौल क्रिएट हो जाएगा, बदला लेने की भावना बढ़ेगी, यानी कि आपने ये वाला काम किया, अगली बार आपकी सोसाइटी से कोई करेगा तो बदला की भावना बढ़ेगी, हम भी तैयार हैं इस तरीके से। फिर दूसरा आप देखिए, कानूनी राज पर, जो हमारा लीगल सिस्टम है, कानूनी राज पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। भाई जब जनता या मतलब भीड़, जनता जब भीड़ के रूप में न्याय करने लगे तो फिर कानून का राज ही कैसा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत संदेश। क्या जो वैश्विक मीडिया है वो इन चीज़ों को कवर नहीं कर रही होगी। बीबीसी ने, आप देखिए, पूरी की पूरी अखलाक और कालू पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। तो हमारी कैसी छवि, हम किस तरीके की छवि बना रहे हैं, आप थोड़ा अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी छवि किस तरीके की बन रही है। आज हम 21वीं सदी में किस तरह की छवि अपनी बना रहे हैं। इसके अलावा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब गलत संदेश जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा एफडीआई प्रभावित हो जाएगा। क्या एफडीआई आएगा? नहीं आएगा। एफडीआई आने की छोड़िए, एफडीआई आउटफ्लो हो जाएगा, एफडीआई आपके यहाँ से निकल के जाएगा। फिर जब एफडीआई आउटफ्लो होगा तो आपकी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जब आपकी प्रभावित हो जाएगी तो फिर आपको पता है कि अन्य तरह की समस्याएं भी आपके देश में खड़ी होंगी। इसके बाद हम देख सकते हैं दुश्मन देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने देख लिया। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर देखते हैं अपना, जो दुश्मन देश हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। लाभ कैसे ले सकते हैं, दुश्मन देशों को लाभ कैसे मिल सकता है, वो हमारी सोसाइटी को पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज करेंगे, यहाँ ध्रुवीकरण करेंगे, समाज को बांटेंगे। कहीं ना कहीं जो आपने एक नया कॉन्सेप्ट जो आप लोग पढ़ेंगे, डीप फेक्स के नाम से समाज का ध्रुवीकरण बहुत तेज़ गति से किया जा सकता है, गलत मिसयूज हो सकता है इन चीज़ों का। और इसी में दुश्मन देश में अगर मैं बात करूं, ये कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश भी हो सकती है। गहरी साजिश इन द सेंस, आप लोग देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की आईएसआई माहौल ख़राब करने के लिए वो ऐसे मौके देखती है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस पूरे डायमेंशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इसके लिए कोई सरकार को पता है कि इतने सारे इससे समस्याएं हैं, तो सरकार ने इसके लिए क्या सुझाव या सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। तो हम इसमें देखते हैं कि सरकार के प्रयास क्या रहे हैं, क्योंकि आपको अपने आंसर्स में लिखना पड़ेगा कि सरकार ने क्या प्रयास किया है। सरकार के प्रयास में हम लोग बात करें तो देखिए, एक राजीव गौबा कमेटी, राजीव गौबा कमेटी के बाद अमित शाह कमेटी, जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित हुई है। तीसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन है, एक निर्णय है, वो आपको बिल्कुल कोड करना पड़ेगा। वो आपका जो डिसीजन है, तहसीन पूनावाला केस, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 2018 का केस है। 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सरकारों को आदेश दिया है कि आप इस पर पूरा दिशा निर्देश
एक पूरा सेट तैयार कीजिए। दिशा निर्देश में उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप इस पर एक्ट बनाइए। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि सरकार इस पर चिंतित है और इस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन इसके बाद हम इसमें अपने कुछ सुझाव देंगे कि आखिर में हमें इसको रोकने के लिए आखिर में हमें क्या करना चाहिए। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? रोकथाम की प्रयास के लिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो घरों में बच्चों को, पहले हमें इसकी शुरुआत घरों से करनी पड़ेगी। घरों में बच्चों को नीति शास्त्र की शिक्षा, हमें बच्चों को एथिकल वैल्यूज शुरुआत से डालनी पड़ेंगी। एथिकल वैल्यूज डाल देंगे तो बच्चा बचपन से स्वविवेकी होगा। ऐसा नहीं कि वो भीड़ के पीछे चलेगा, वो अपने विवेक का यूज़ करेगा। देन इसके बाद फिल्में हों या हमारा साहित्य हो, किताब ऑब्लिक साहित्य, या फिर हमारे वीडियो गेम्स हों, इन सब में हमें हिंसा के महिमा मंडन को रोकना पड़ेगा। आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो हिंसा है उसका महिमा मंडन होता है। न्यूज़ में आप लोग देखते हो कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम के बारे में जीवनी दिखाई जाती है उसके पास कितनी बंगले हैं, कितनी गर्लफ्रेंड हैं, उसके पास कितने हथियार हैं। तो ये जो हिंसा का महिमा मंडन है उसको हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे स्तर से जो हम सॉल्यूशन बताएंगे वो कहीं ना कहीं प्रशासन और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी पर आम जनता का भरोसा, यानी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यायपालिका पर भरोसा, प्रशासन और न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ाना पड़ेगा। अब ये भरोसा कैसे बढ़ेगा? इसमें कुछ हमें रिफॉर्म लेने पड़ेंगे। रिफॉर्म कौन से होंगे? रिफॉर्म हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पर होंगे और जुडिशरी के बेस पर होंगे। आप लोग उनको थोड़ा सा बता सकते हैं। फिर इसके बाद कानूनों का सख्त क्रियान्वयन। जो कानून है, कानूनों का हमें सख्ती से क्रियान्वयन करना पड़ेगा। जब कानूनों का सख्ती से क्रियान्वयन होगा तो कहीं ना कहीं एक डेटरेंस क्रिएट होगा। लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। किस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा उसमें उन्होंने बताया गया बाकायदा कि नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी जो पूरा मॉब लिंचिंग देखेगा। मॉब लिंचिंग की 100% FIR दर्ज होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक फेयर ट्रैक मैकेनिज्म होना चाहिए कि क्या चल रहा है उस पूरे केस पर। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि संसद भी इस पर एक कोई कानून बनाए। संसद और राज्यों से भी आग्रह किया है। इसी कड़ी में इन दिशा निर्देशों के साथ अब आपको पता चल सकता है कि मणिपुर जो है, मणिपुर राज्य, थोड़ा सा मैं आपका वैल्यू एडिशन करना चाहता हूँ कि मणिपुर राज्य और राजस्थान गवर्नमेंट, ये दो ऐसी सरकारें, इन्होंने इस पर कानून बना दिया है जो काफ़ी सराहनीय है। इस तरीके से हमने पूरा का पूरा ये सिनेरियो समझा। अब इसके बाद एक अच्छा सा निष्कर्ष, चाहे वो हम निबंध के लिए हो और चाहे वो आपके उत्तर के लिए हो, हम एक निष्कर्ष देते हुए इस क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। अब निष्कर्ष को हम किस तरीके से देंगे? निष्कर्ष हम एक अच्छा सा लिखेंगे कि भीड़ को ये समझना होगा कि वो इस देश के नागरिक हैं, देश के जनतंत्र का अहम हिस्सा हैं और वो देश के भाग्य विधाता हैं। अगर भाग्य ही दुर्भाग्य में तब्दील होगा तो देश के जनतंत्र ऑब्लिक लोकतंत्र, देश का जनतंत्र और लोकतंत्र कठघरे में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। निबंध के लिए ये काफ़ी आपके लिए जो मैंने ये बताया है, ये जो आपका निष्कर्ष है या ये जो लाइन है, आप इनको ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा आपका मॉब लिंचिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब इस टॉपिक को
आपने पूरा समझा है तो इस पर आप एक क्वेश्चन भी ले लीजिए। भारत में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के कारणों पर चर्चा कीजिए। साथ ही इसके प्रभावों को भी स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे 250 वर्ड्स में आपसे पूछा जा सकता है, 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग अपना आंसर्स लिखिए और आप अपना इससे पूरा का पूरा टॉपिक समझ के पूरा आप आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम लोग हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।